नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत जागड़ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रिंस स्कूल फतेहपुर का यूट्यूब चैनल प्रिंस फतेहपुर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्री के बारे में, ज्यामिति के बारे में। तो उस बातचीत के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में कल या अंतिम वीडियो में हमने जितना पढ़ा था उससे हम थोड़ा अब और आगे बढ़ते हैं। अंतिम वीडियो में मैं आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा बता दूं, हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और त्रिभुज के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। अंत में त्रिभुज को हमने दो आधारों के ऊपर बांटा था। पहला था कोणों के आधार पर और दूसरा हमने बांटा था भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज हमारे सामने थे, पहला था न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होता है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमारे सामने आया था वो था समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं और इसमें थीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। तीसरा हमारा जो इसके अंदर निकल कर आया था वो था अधिक कोण त्रिभुज और इसके अंदर थीटा जो हमारा होता है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से। ओके, सेकेंड, भुजाओं के आधार पर हमने जो त्रिभुजों को बांटा था उसमें पहला हमारे सामने निकल कर जो आया था वो कौन सा आया था, आप स्वयं ही बताइए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या था कि तीनों भुजाएं जो थी ए बी, बी सी और सी ए वो आपस में समान थी। दूसरा हमारे पास जो निकल कर आया था वो था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या था, ए बी बराबर नहीं थी बी सी के, लेकिन सॉरी आप लोग इसको ऐसा लिख लीजिए, ए बी बराबर था ए सी के। ठीक है, यानी कोई भी दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर थी। और तीसरा हमारा जो त्रिभुज था वो था विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज स्केलाइन ट्रायंगल। इसके अंदर हमारी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं थी, तीनों भुजाएं विपरीत या कह सकते हैं हम अलग अलग डिफरेंट थी। तो कल हम लास्ट में इसको पढ़ रहे थे। हमने कल 4 पॉइंट पढ़े थे। त्रिभुज क्या होता है, कैसा होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके सूत्र हमने देखे थे। उसका परिमाप क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप क्या होता है वो देखे थे। उसके बाद में हमने त्रिभुजों को इन आधारों के ऊपर बांट दिया था। अब उससे आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे 4 पॉइंट मैं आपको लिखाने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम होती है आरबीएससी बोर्ड की एग्ज़ाम, उसमें हर साल इन बिंदुओं से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया है। आरबीएससी की जो मैथ्स की 2020 की एग्ज़ाम हुई है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसलिए इस सेक्शन को आप लोग ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहला बिंदु मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ वो है पहला पॉइंट जो हमारा है वो इसमें ये है लंब समद्विभाजक। नहीं, चलो पहला पॉइंट हम लोग एल्टीट्यूड पढ़ते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, अब कोई बता सकता है मेरे को एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड किसे कहते हैं हम लोग? त्रिभुज के अंदर एल्टीट्यूड का नाम सुना होगा आपने,
तो एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? एल्टीट्यूड को हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं भाई। अब बता दो, बताने की कोशिश करो, मैं रुका हुआ हूँ 1 मिनट। लंब ये एक त्रिभुज है, ए बी और सी नाम दे देता हूँ मैं। तो इसमें एल्टीट्यूड की डेफिनेशन बताओ आप लोग मेरे को, लंब की परिभाषा बताओ। अब इसमें एल्टीट्यूड जो होता है वो किसी भी एक भुजा से सामने वाली भुजा के ऊपर डाला गया लंब, किसी भी एक भुजा से सामने वाली भुजा के ऊपर डाला गया लंब क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड या लंब। इसे हम लोग डी से निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी एक शीर्ष से, चाहे आप इससे भी डाल सकते हो, इसको मैं ई नाम दे रहा हूँ, ये भी यहाँ पर लंब है, और इससे भी डाल सकते हो। किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर जो लंब डाला जाता है उसे हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। ध्यान रखना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें अब से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान रखना। ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको त्रिभुज के प्रकार बताए थे, तो उसके अंदर ऐसा त्रिभुज दिख रहा होगा। अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट त्रिभुज आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे अधिकोण त्रिभुज है हमारा, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको मैं PQR नाम दे रहा हूँ। इसके अंदर जब हमें लंब डालना होगा तो कैसे डालेंगे? कोई बता सकता है? आपको कोई आइडिया है? इसके अंदर जैसे ये लंब है, ये आपस में बीच में काट रहा है। तीनों लंब आपस में जहाँ काट रहे हैं वो त्रिभुज का बीच का स्थान है। तो इसके अंदर लंब डालेंगे तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। ध्यान से देखना भाई, ये लो सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा सामने वाली है। तो इसके ऊपर हम लोग लंब किस प्रकार डालेंगे कि इस भुजा को थोड़ा 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 करके बाहर बढ़ाएंगे। इस भुजा को थोड़ा बाहर बढ़ा लेंगे। जैसे आप लोग रचना करते हो ना, तो हमने रचना कर ली। अब इसके ऊपर इधर से हम लोग लंब डालेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का इसके ऊपर लंब होगा, ठीक है। अब इससे आप लोग लंब किस प्रकार डालोगे बताओ? इस बिंदु से, इस शीर्ष से, इस वर्टेक्स से, R से आप लोग सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? PQ भुजा इसके सामने वाली भुजा है। इसके ऊपर आप लोग लंब कैसे डालोगे? 90 डिग्री का कोण। तो सेम जैसे हमने QR को इस साइड में बढ़ाया था, हम लोग PQ को भी इस साइड में ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं। PQ को भी हम लोग आगे बढ़ा लेंगे ऐसे ही, और इसके ऊपर बाद में लंब इस तरह से डालेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, और ये हमारे जो लंब हैं ये आपस में यहाँ इस बिंदु पर बाहर आकर मिलेंगे भाई अधिक कोण में। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन से त्रिभुज में कहाँ पर जाकर ये लंब मिलते हैं, एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, इस चीज़ की परिभाषा आपको याद रखनी है। एल्टीट्यूड की, लंब की परिभाषा आपको याद रखनी है कि किसी भी, इसको नोट कर लेना आप, डायग्राम भी बना लेना और इसको भी नोट कर लेना। किसी भी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष या वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद में आगे वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ।
आगे वाला पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ भाई, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो वीडियो को ज़रा आप थोड़ा सा बैकवर्ड कर लें। नेक्स्ट हमारा जो 2 नंबर का पॉइंट है, ये हमने एल्टीट्यूड पढ़ा था, लम्ब पढ़ा था। अब सेकंड पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर नाम से पता चल रहा है आपको, कोण समद्विभाजक किस प्रकार का हो सकता है। समद्विभाजक, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान। ये हमारा त्रिभुज है ABC, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक शीर्ष से, ये देखो ये एक रेखा आ रही है, ये जो एंगल है, पहले मैं पूरे को आपको A मान लेता हूँ भाई, ठीक है। A डिग्री का एंगल है ये हमारा, कितने डिग्री का एंगल है, A डिग्री का एंगल है। तो आपको नाम से दिख रहा है कि कोण समद्विभाजक, ये जो रेखा होगी वो क्या होगी, कोण समद्विभाजक, यानी कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो कोण को 2 बराबर भागों में यदि यह बांट रही है, तो ये वाला हमारा कोण हो गया A/2, और सेम ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, A/2। बस इतना सा ही काम करना है। कोण समद्विभाजक की इतनी ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि यह जिस शीर्ष से जाता है, जिस कोण से भी यह निकलता है, यह उसको 2 बराबर 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। अब एक बात का और ध्यान रखना, पिछली लंब वाले में, एल्टीट्यूड वालों में आपने पढ़ लिया है कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा लंब। लंब की बात कर रहा हूँ भाई मैं, कोण समद्विभाजक की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले वाले पॉइंट के अंदर ये था कि ये यहाँ पर लंब था, यहाँ से हमें उसमें कोई मतलब नहीं था। इसके अंदर हमें यहाँ से मतलब है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अर्थात कि ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर लंब हो, या इस भुजा को, BC भुजा को 2 बराबर भागों में काट भी सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज के अंदर यह यहाँ पर BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यह सामने वाली भुजा के ऊपर लंब हो, नहीं भी हो सकता। इसका काम सिर्फ इतना है, एंगल बाइसेक्टर का, कोण समद्विभाजक का काम सिर्फ इतना है कि यह इस कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। A कोण को, या जैसे B से डालेंगे तो B कोण को यह बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये मैंने अंदर का बताया है कोण समद्विभाजक। ये त्रिभुज, चलो एक और त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक और त्रिभुज है, मान लो PQR, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी हमने यहाँ से देखा था P से, इसको हम P/2 लिख सकते हैं। सेम कहानी यहाँ से भी होती है, अर्थात आंतरिक जो कोण है उसको 2 भागों में विभाजित करता है। उस प्रकार कोई भी कोण समद्विभाजक है, उस या बाह्य कोण समद्विभाजक हम इसको बोल सकते हैं, यह बाहर वाले कोण को भी 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकता है। ये एंगल अपना मान लो थीटा है, ये एंगल अपना कितना है, थीटा। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो बचा हुआ एंगल है, बचा हुआ जो अपना एंगल है, ये वाला कितना होगा भाई, 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर कोई कोण बनता है तो वो 80 पूरा 180 डिग्री का होता है। उसमें से ये जैसे थीटा हो गया तो ये कितना होगा, 180 में से थीटा को माइनस कर देंगे, यानी जो बचेगा वो 180 माइनस थीटा होगा। तो ये अपना थीटा है, तो ये अपना बचा हुआ कितना हो गया,
180 माइनस थीटा। अब ये 180 माइनस थीटा है पूरा बाहर वाला, और ये इसका कोण समद्विभाजक है, तो अर्थात कि इन दोनों कोणों को भी यह बराबर बराबर भागों में बांट देगा। 180 माइनस थीटा बट्टे 2 इधर रह जाएगा, और 180 माइनस थीटा बट्टे 2 इस साइड में अपना रह जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना भैया आप लोग। अब इसकी शब्दावली मैं आपको लिखा देता हूँ, वो भी आपको नोट करनी है। इसको आप ऐसे नोट कर लो कि यह इसमें एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह बीसी भुजा जो अपनी है, बीसी भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटे, या बीसी भुजा पर लंबवत या परपेंडिकुलर हो, यानी इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए, यह भी ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लो। आपने नोट कर लिया होगा। इससे आगे बढ़ता हूँ अब मैं। तुरंत जैसे ही आपको समय मिलता है, जैसे ही मैं कहता हूँ नोट कर लो, आप उसी समय वीडियो को पॉज कर लें और जितना भी मैटर बोर्ड के ऊपर है उस सब को या उस सारे को नोट कर लिया करें। तीसरा हमारा पॉइंट है अब माध्यिका, जिसे हम लोग कहते हैं मीडियन। इसका नाम सुना होगा आपने, माध्यिका। माध्यिका क्या होता है भाई, क्या होती है, कोई बताएगा? ये हमारा त्रिभुज है, फिर से ए बी और सी। माध्यिका क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? माध्यिका होती है किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को, किसी भी एक शीर्ष से, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी एक शीर्ष से, एक वर्टेक्स से, ठीक है, एक कॉर्नर से सामने वाली भुजा को जो 2 बराबर भागों में बांट दे। माध्यिका यानी मध्य में, एकदम बीच में, तो बीच में आएगी तो 2 बराबर भागों में बन जाएंगे। तो कोई भी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को जो 2 बराबर भागों में बांट देती है, वह क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ध्यान रखना भाई। इसका भी ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए, कोई भी ज़रूरी नहीं है भाई, न भी बनाए। एक और त्रिभुज मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। ये जैसे अपना त्रिभुज है, इसमें P, Q और R नाम दे देता हूँ मैं। इसमें मैं P शीर्ष से QR भुजा के ऊपर लंब डालता हूँ, सॉरी माध्यिका डाल रहा हूँ, ठीक है। P शीर्ष से मैंने क्या किया, QR भुजा के ऊपर मैंने माध्यिका डाली। अब बताओ, इसको S नाम दे दिया मैंने। अब बताओ, ये 90 डिग्री है क्या? लेकिन ये 2 बराबर भागों में तो बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर यह कोणों को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करे। माध्यिका का काम सिर्फ इतना होता है
कि किसी भी शीर्ष से, जिस भी शीर्ष से यह प्रारंभ होती है, उसके सामने वाली भुजा को यह क्या करती है, दो बराबर भागों के अंदर विभाजित कर देती है। तो यही इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हो, आप लोग खुद ही लिख लो कि शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में यह विभाजित करती है। यहाँ पर आप लोग लिख लेना BD बराबर DC। शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको नोट कर लो आप माध्यिका को। माध्यिका का आपने नोट कर लिया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चौथा पॉइंट मैं लिखता हूं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक, इसको हम लोग कहते हैं भुजा का साइड, लंब का परपेंडिकुलर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भाई, नाम से कोई बता सकता है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं? भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं? किसी को आइडिया है कोई? भुजा लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं? भुजा लंब समद्विभाजक देखना आप लोग, ये जैसे साइड है अपनी BC लेकर चलता हूँ मैं। इसके मध्य बिंदु से समद्विभाजक है, यानी दो भागों में विभाजित करेगी। नाम से आप लोग देखना, साइड BC को या भुजा BC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। क्यों? समद्विभाजक, और लंब भी है और समद्विभाजक भी है। पहले हमने कोण का समद्विभाजक पढ़ा था, अभी हम लोग भुजा का समद्विभाजक पढ़ रहे हैं। यानी यह BC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी और इसके ऊपर यह लंब भी होगी। यानी BC जो है, यहाँ पर मैं D नाम दे देता हूँ, BD बराबर DC होगा अपना, BD बराबर DC, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और यहाँ पर यह 90 डिग्री भी है। एंगल D जो है वो अपना कितना है? 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। इस बार राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई है अभी 2020 की मैथ्स की, उसमें इस बिंदु से लेकर क्वेश्चन पूछा गया था अभी। ठीक है, वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्या प्रश्न पूछा था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है? जो भुजा को दो बराबर भागों में तो बांटता ही है, प्लस लंब भी होता है भुजा के ऊपर। तो आप लोग इसको इधर से भी देख सकते हो। ये सामने वाले शीर्ष के ऊपर जाकर मिले, यह कतई जरूरी नहीं है भाई, ध्यान रखना। आप देखोगे सर आपने यहाँ पर नहीं मिलाया, मैं और थोड़ा सा इस ट्रायंगल को अपना इधर ऐसे कर देता हूँ।
कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ये सामने वाले शीर्ष को जाकर मिले ही, न भी मिले, यानी नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर लंब होंगे, EF इसको नाम दे देता हूँ मैं अपने। तो इधर क्या होगा, AF बराबर होगा किसके, FB के। AF बराबर होगा किसके, FB के। और इधर AE बराबर होगा किसके, CE के। आप लोग इनको ध्यान से देख लेना कि ये भुजाओं को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, प्लस ये भुजा के ऊपर लंबवत भी है। भुजाओं को दो बराबर भागों में मिलना प्लस लंबवत भी होना, इनको आप इधर से भी रेखा कोई आ रही है तो उसको नाम दे दो, XYZ नाम दे दिया। तो X जो है, X की रेखा जो है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये चीज़ भी आप याद रखना। तो इसकी परिभाषा अब आप लोग लिख सकते हैं क्या, क्या परिभाषा होगी इसकी, कि साइड यानी भुजा के ऊपर लंबवत भी हो प्लस उसको दो बराबर भागों में विभाजित भी करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक। आप लोग लिख लेना इस बात को कि जो भी कोई रेखा है वो एक भुजा को दो समान भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करे प्लस उसके ऊपर लंबवत भी हो, तो उसे हम लोग भुजा लंब समद्विभाजक यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग फटाफट। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये अपने 4 ही पॉइंट थे, 4 पॉइंट आपको पढ़ाने थे, ये चारों पॉइंट अब मैंने आपको बता दिए। अब इसकी एक बिल्कुल सब जो 4 पॉइंट आपको बताए हैं उन सब की एक एक प्रॉपर्टी, एक एक गुणधर्म मैं आपको बताने वाला हूँ। वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिक उसके लिए हमें पढ़ना ज़रूरी था। तो आप लोग फटाफट से इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। अब हम लोग थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लंब केंद्र। लंब केंद्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र नाम से आपको पता चल रहा है, लंब केंद्र यानी जहाँ पर लंब मिलते हैं। तो एक त्रिभुज का निर्माण हम कर लेते हैं फिर से। ये हमारा त्रिभुज है, A, इसको B, ये C नाम दे देता हूँ। तो लंब, सबसे पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर जो, जहाँ सामने वाली भुजा के ऊपर जाकर जहाँ लंबवत मिलती है कोई रेखा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। पहला पॉइंट याद करो आप लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब, एल्टीट्यूड। ये जो पिछले 4 पॉइंट पढ़ाए हैं उसमें से पहला पॉइंट था, उस पहले पॉइंट का ही मैं यहाँ पर उसके गुण बता रहा हूँ। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर हम लोगों ने एक लंब मिला दिया और इसको हमने D नाम दे दिया। ठीक है, अब इस वाले शीर्ष से B से मैं एक और लंब खींच रहा हूँ और इसको सामने वाली भुजा के ऊपर लंबवत मिला रहा हूँ। B से एक और लंब खींच रहा हूँ और इसको सामने वाली भुजा पर मिला रहा हूँ। इसको मैं D के बाद E नाम दे रहा हूँ। एक और लंब तीसरे शीर्ष से मैं ले रहा हूँ, ये लो। ठीक है, इसको मैं F नाम दे रहा हूँ। अब नाम से स्पष्ट है और डायग्राम भी आप लोग देख चुके हैं। लंब केंद्र नाम क्या है अपना, लंब केंद्र। ये 3 अपन ने लंब बना लिए, अपन ने 3 लंब बना लिए, यानी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर ये लंबवत है, A शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर ये लंबवत है और C शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर CF लंबवत है। तो इन लंबों को बनाने के बाद ये सारे लंब या एल्टीट्यूड्स जहाँ पर मिलते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं भाई,
लंब के अंदर कहते हैं, ऑर्थोसेंटर कहते हैं इंग्लिश में ऑर्थोसेंटर, इसलिए मैं इसको ओ नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इस लंब के अंदर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर इंग्लिश में। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे शायद ही आपके काम आए, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है। ये मैंने लंब की, इसलिए इनको सामने मैं मिला नहीं रहा हूँ, बस इतना ही मैंने लिखा है। यही डायग्राम मैंने इधर बनाया, बस ये मिला नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, तो ये वाला अपना जो कोण होता है, ये ओ, ये वाला कोण कितना होता है? किसी को कोई आइडिया है, कोई बता सकता है क्या? ये वाला कोण कितना होता है? कोई बता सकता है क्या? चलो मैं बताता हूँ आपको। ये वाला कोण, इसको मैं थोड़ा आगे और मिला देता हूँ। ये यहाँ पर लंबवत हो गया और इस लंब को भी मैं आगे और मिला देता हूँ। ये यहाँ पर लंबवत है। तो ध्यान से देखो, मैं नाम देता हूँ डी, चलो ई और एफ परमानेंट नाम रखते हैं अपने, ई और एफ, इसको ओ नाम दिया। तो अब अपने पास एक चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला बन रहा है, ए ई ओ एफ, ए ई ओ एफ, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। अपने को ये एंगल चाहिए बी ओ सी। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 10वीं क्लास में ये काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी यह कोण कितना होता है, लंब के अंदर के ऊपर कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है। बाई चांस मान लो क्वेश्चन आ भी जाए, तो इसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कोण देखो, इस चतुर्भुज की बात करते हैं हम पहले अभी। तो इस चतुर्भुज में एंगल एफ जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। एंगल एफ, पहले चतुर्भुज को देखो, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एफ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मिलाकर 360 डिग्री होता है भाई। कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब इसके अंदर हम लोग मान रखते हैं, एंगल ए का मान अभी अपने पास पता नहीं है, एंगल ए रख रहा हूँ मैं, प्लस एंगल ई कितना है अंदर, देखो इस चतुर्भुज के अंदर की बात कर रहे हैं, तो एंगल ई अपना है वो है 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ का अपने को पता नहीं है, ये वाला एंगल अपने को पता नहीं है, तो इस एंगल ओ का एंगल ओ लिख रहा हूँ। और एंगल एफ जो है वो भी अपना कितना है, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। एंगल एफ अपना कितना है, 90 डिग्री। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल ओ, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री को उधर ले जाएंगे, 360 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 180 डिग्री। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को तो ओ वाला निकालना है, तो एंगल ओ कितना होगा, एंगल ओ कितना होगा, 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए को हमने उस साइड में भेज दिया, बराबर के उस साइड में हमने भेज दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, 180 माइनस एंगल ए। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ का मान यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए। अब क्योंकि यह बी ई और सी एफ कि इस साइड में ये कोण बन रहा है और इस साइड में ये कोण बन रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण का नाम सुना होगा आपने, जिनके शीर्ष जो हैं वो एक ही होते हैं। तो ये वाला कोण भी अपना कितना आएगा, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। तो याद रखना भाई, लंब के अंदर जो है, या सारे लंब जो हैं वो त्रिभुज के अंदर जो मिलने पर, यानी लंब के अंदर पर जो कोण अंतरित करते हैं वो कितना करते हैं, 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लो फटाफट।
अब इसके मैं छोटे छोटे 3 पॉइंट आपको और बता देता हूँ कि यह स्थित कहाँ पर रहता है। पहला पॉइंट, न्यून कोण, ये त्रिभुज कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, ABC नाम दे रहा हूँ मैं, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर ये देखो सामने वाली भुजा पर लंब, ये सामने वाली भुजा पर लंब है और ये भी सामने वाली भुजा पर लंब है। तो न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर जो है लंब के अंदर जो है वो कहाँ बनता है? अंदर बनता है। कहाँ बनता है? अंदर। दूसरा अपना न्यून कोण त्रिभुज के बाद में आता है समकोण त्रिभुज। ये अपना समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर कहाँ बनता है? इस वाले शीर्ष से सामने वाले, इसको फिर मैं ABC नाम दे रहा हूँ, इस वाले शीर्ष से मैं सामने वाले शीर्ष के ऊपर लंब डालूंगा तो यह यहीं आकर मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री का ही कोण होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। और इस वाले शीर्ष से डालूंगा तो भी यह यहीं आकर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री का होता है। और इस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालूंगा तो ये लंब यहाँ पर, लेकिन ये तीनों लंब आपस में मिल कहाँ रहे हैं? ये लंब आपस में तीनों हैं वो B शीर्ष के ऊपर मिल रहे हैं। तो इसमें लंब के अंदर क्या होगा? शीर्ष B जो है वो इसके अंदर क्या होगा? लंब के अंदर होगा। तीसरा त्रिभुज अपने पास जो था वो था अधिक कोण त्रिभुज, जो थोड़ी देर पहले मैंने लंब के अंदर पढ़ाते समय भी आपको बताया था। A, B और C, इसके अंदर हमने कहाँ बनाया था? इस भुजा को हमने बढ़ाया था, इसके ऊपर लंब डाला था, आपको याद होगा। नहीं है तो एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे जाकर देख लें। इस शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाला था यहाँ पर, और इसको हमने आगे बढ़ाया था। और इस शीर्ष, इस भुजा को AC को भी हमने आगे बढ़ाया था, और इस शीर्ष से हमने इसके ऊपर लंब डाला था, यहाँ पर लंबवत होगी थी। ये तीनों अधिक कोण त्रिभुज के अंदर ABC अपना अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें जो लंब के अंदर होता है वो कहाँ स्थित होता है? बाहर की ओर, बाहर नीचे की ओर या ऊपर की ओर। इसको उल्टा कर देंगे तो ऊपर की ओर, यानी त्रिभुज से बाहर स्थित होता है। ये आप चीज़ें लंब केंद्र के बारे में याद रखें। लंब केंद्र के बारे में अपना इतना ही है। हाँ भाई, लिख लिया होगा आपने। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अंतः केंद्र, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लंब सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड, तो उसके बाद वो जहाँ मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं लंब के अंदर, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा बिंदु हमने उसमें पढ़ा था कोण समद्विभाजक। हमने क्या पढ़ा था? कोण समद्विभाजक। तो उससे रिलेटेड बिंदु है अभी है अंतः केंद्र। अभी है पॉइंट जो है वो कोण समद्विभाजक से रिलेटेड है। तो तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं या काटते हैं वह क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। ये अपना त्रिभुज है, फिर से A, B और C, ठीक है। अब A का एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, वही है, ध्यान रखना आप लोग। कोण समद्विभाजक खींच रहा हूँ मैं, कोण समद्विभाजक B का भी खींच रहा हूँ और C का भी खींच रहा हूँ। ये कोण आपस में दोनों बराबर हैं, ये कोण आपस में दोनों बराबर हैं और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर लंबवत हो या इनको बराबर भागों में बांटे। ऐसा मैंने अभी आपको बताया था लंब समद्विभाजक पढ़ाते समय
ठीक है। तो अब ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर, यह तीनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं, सॉरी कोण समद्विभाजक मिलते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे अंतःकेंद्र कहते हैं। इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं, इसलिए मैं इसको आई से डिनोट कर रहा हूँ, आई से निरूपित कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि तीनों कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर काटते हैं वह अंतःकेंद्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है भाई? अंतःकेंद्र कहलाता है। अब एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके सामने। ये एक और त्रिभुज ले रहा हूँ, ए बी सी, एफ। ये तीनों अपने कोण समद्विभाजक हैं और ये अपना अंतःकेंद्र है, इन सेंटर। इन सेंटर अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र किसका हो सकता है भाई? देखो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं। इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त आता है, त्रिभुज के अंदर यदि हम लोग कोई वृत्त बनाएं तो उसका जो केंद्र होता है, उसका जो केंद्र होता है उसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं। और वो अंतःकेंद्र यही होता है जो इन तीनों कोण समद्विभाजकों के मिलने पर बनता है। वही इस वृत्त का अंतःकेंद्र या इस वृत्त का केंद्र भी कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। अब एक बात का इसमें आप लोग और ध्यान देना, जो आपके बोर्ड की परीक्षा में जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैं अब अभी आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान देना कि ये त्रिभुज है, सॉरी ये वृत्त जो है, वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। ये जो वृत्त है ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब देखो टच कर रहा है तो अपन कोई भी रेखा वहाँ खींच सकते हैं। ये मान लो ये वैसी जगह है जहाँ पर वृत्त है वो त्रिभुज को टच कर रहा है। ये वाली अपनी अलग थी, कोण समद्विभाजक वाली रेखा अपनी अलग थी, इनको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप दूसरा त्रिभुज बना लेना, मैं तो इसी में मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से जहाँ पर ये वृत्त इस त्रिभुज के भुजाओं को टच कर रहा है वहाँ मैं मिला रहा हूँ। ये 90 डिग्री का बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर भी टच कर रहा है और ये यहाँ पर भी टच कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये अपनी त्रिज्या हो रही है, स्मॉल आर से लिख रहा हूँ, स्मॉल आर, स्मॉल आर। केंद्र से वृत्त की ये त्रिज्या तो होती है, ये देखो ये 3 मैंने त्रिज्याएं बना दी। ठीक है, त्रिज्या सारी की सारी वृत्त में कहीं भी बनाओ समान होती हैं। तो अब मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अंतःकेंद्र वह केंद्र होता है, अंतःकेंद्र वह केंद्र होता है जिससे त्रिभुज की समस्त भुजाएं समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इस साल 2021 में या आगे जब भी एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, या फिर आपको इसका उल्टा भी करके पूछा जा सकता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से त्रिभुज की
तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा होता है? समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा होता है, या स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो कौन सा होता है भाई? अंतः केंद्र होता है। ध्यान रखना आप लोग, इसके आगे लिख लेना अंतः केंद्र। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी के ऊपर यह स्थित होता है। इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ, इसको आप P Q R, पहले जो D E F लिखे थे वो अलग थे, ये अलग हैं। D E F थोड़े ऐसे साइड में रह जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ये अलग हैं। तो I P I Q और I, इसको R नाम दे दो भाई, I P बराबर I Q बराबर I R जो हैं वो इसकी त्रिज्या के बराबर है, स्मॉल वाली r के बराबर हैं। तो इस बात को आप लोग एकदम याद रख लेना। इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। कौन सा क्वेश्चन? कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इस बात को आपको याद होना चाहिए। अब एक और पॉइंट बचा है, वो मैं अभी पढ़ा देता हूँ, बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। दिख रहा होगा आपको, ABC अपना त्रिभुज है, ठीक है, और ये अपने I है, यानी अंतः केंद्र है। कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करते हैं? पहली बात तो कोण समद्विभाजक हैं, इसलिए बराबर भागों में विभाजित करेंगे, इसलिए इस कोण को मैं B/2 लिख रहा हूँ, और ये वाला कोण भी अपना कितना हो जाएगा? B/2। आधे आधे समान विभाजित करते हैं, इसको मैं C/2 लिख रहा हूँ, ये भी अपना हो जाएगा C/2। ये वाला जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। अब बताओ भाई कितना हो सकता है? इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? मेरे हिसाब से सभी को याद होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ले लेता हूँ 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज मैंने लिया है, बराबर 180 डिग्री। अब इस पूरे में 2 का भाग दे देते हैं, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 180/2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई मैं, 90 डिग्री होता है। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हो। ठीक है। अब इसके आगे मैं ये छोटे वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, BIC त्रिभुज BIC में, त्रिभुज BIC में देखो, अभी तो हमने सिर्फ त्रिभुज का मान, कोणों का मान रखा था और उसमें 2 का भाग दिया था। अब त्रिभुज छोटे वाला BIC देखो, BIC में ये अंदर वाला इधर वाला जो कोण है अपना, ये कितना है? B/2, ठीक है, एंगल B/2। और ये इधर वाला कितना है? प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल I, अंदर वाला अपन जोड़ते हैं। तो त्रिभुज तो चाहे बड़े वाला हो चाहे छोटे वाला, सबका कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से इसमें मान रखेंगे। समीकरण 1 को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, A/2 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे, यानी एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, ये हमारा जो यहाँ पर है, इसका मान समीकरण 1 से इसमें रख देंगे। आप लोग लिख लेना, समीकरण 1 से मान रखने पर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, इस पूरे का मान आ गया भाई।
ठीक है, प्लस एंगल आई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब अपने को चाहिए किसका, अपने को तो आई का मान निकालना है यहाँ वाला। तो एंगल आई बराबर क्या होता है, 180 अपना है पहले से, 180 को उधर रख लिया। 90 इस साइड में देखो प्लस का है, तो उस साइड में ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 90 डिग्री। a बटा 2 इस साइड में माइनस का है, उस साइड में ले जाएंगे, किसका होगा, एंगल a बटा 2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो एंगल I बराबर 180 माइनस 90 डिग्री बराबर एंगल A बटा 2। एंगल I बराबर 180 माइनस 90 कितना होगा, 90 डिग्री, प्लस एंगल A बटा 2। ये अपना उत्तर आ गया। ये भी आपको याद रखना है, ये वाला जो कोण है ये कितना होता है, 90 प्लस ऊपर वाले कोण का आधा, 90 प्लस ऊपर वाले कोण का आधा। ये आप सारा याद न भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद रखना है 90 प्लस a बटा 2। तो आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। जो बचा हुआ ये दूसरा पॉइंट था अपना, पहला हमने लंब के अंदर पढ़ा था ऑर्थो सेंटर, ये अपना सेकंड था अंतर के अंदर इन सेंटर। बाकी बची हुई बातें अगली वीडियो में, जो 2 पॉइंट बच गए हैं वो अपन अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।